जय हिंद साथियों। एग्जाम आपका डिक्लेयर हो चुका है। 17-18 को सब लोग अपना सिटी देख लिए हैं, सेंटर कहाँ गया है। और दो दो चार पालियों में होना है, इसलिए जो है काफी सर्च कर रहे हैं स्टूडेंट की एग्जाम में जो है किसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा, यानी किस शिफ्ट को नॉर्मलाइजेशन का फायदा होगा। और बहुत सारे जो है यूट्यूबर इस पे अपना वीडियो भी बना चुके हैं, बता रहे हैं इस शिफ्ट को फायदा होगा। बहुत लोग तो इस मिथ में जी रहे हैं कि हमारा अगर फर्स्ट शिफ्ट में है, फर्स्ट दिन, तो हमको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। और नॉर्मलाइजेशन का क्या रूल होता है इसके बारे में आज हम बताएंगे, किस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन लागू किया जाता है और क्यों लागू किया जाता है, इसकी जरूरत आखिर क्यों पड़ी। तो सबसे पहले हम बताएंगे जरूरत आखिर इसलिए पड़ी क्योंकि 4 शिफ्टों में आपका पेपर होना है। और 4 शिफ्ट में जो है सेम पैटर्न का पेपर नहीं बना सकते, यानी सेम लेवल उस पेपर का हो ये निर्धारित नहीं कर सकते। कोई क्वेश्चन कठिन है तो कोई जो है सरल है। और ये कैसे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कठिन है कौन सा सरल है। एक स्टूडेंट ने पूछा भी था कि सर कैसे जो है पता करेंगे भर्ती बोर्ड वाले कि कौन सा क्वेश्चन हार्ड था और कौन सा सरल था। तो उसके आधार पे जो है नॉर्मलाइजेशन कर देंगे कि इस शिफ्ट में हार्ड क्वेश्चन आए थे। तो ये इस तरीके से निकाला जाता है। पूरा खेल नॉर्मलाइजेशन का ऐसे होता है कि जिस शिफ्ट मान लीजिए 17 की पहली शिफ्ट में आपका पेपर हुआ, तो उस शिफ्ट में से टॉप 1% का नंबर लिया जाएगा। टॉप 1% का नंबर लिया जाएगा, यानी जो टॉपर होंगे 1% उनका नंबर लिया जाएगा और एक औसत निकाला जाएगा कि कितना नंबर औसत निकला। मान लीजिए टॉप 1% में 100 लड़के हुए और उस 100 लड़कों में किसी का 225 नंबर है, किसी का 230, किसी का 250, किसी का 280, इस तरीके से नंबर हुआ टॉप जो 1% हुए। और इन सब का एवरेज निकाल लिया जाएगा टॉप 1% का। और इसके बाद में जो है दूसरी शिफ्ट का निकाला जाएगा टॉप 1% का एवरेज। तो जिस शिफ्ट में मान लीजिए ज्यादा बच्चे स्कोर किए होंगे, यानी ज्यादा नंबर होगा औसत, वो शिफ्ट हार्ड मानी जाएगी। इस तरीके से हार्ड और जो है सरल का निर्धारण किया जाता है। लेकिन अब ये भी हो सकता है, मान लीजिए 17 की फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट दिए हों सब ज्यादा इंटेलिजेंट रहे हों, तो इस जगह पे नॉर्मलाइजेशन जो है काम नहीं करेगा। लेकिन ये बिल्कुल इसकी संभावना कह सकते हैं 10% होती है, बाकी 90% केस में ये वर्क करता है नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला जो लगाते हैं। क्योंकि जब टॉप 1% का आप सर्वे करेंगे तो उसमें जो है हर प्रकार के स्टूडेंट होंगे। अब देखिए 2-4 स्टूडेंट हो तो उसमें जो है समस्या हो जाती है। मान लीजिए 10 ही स्टूडेंट हैं या 100 ही स्टूडेंट हैं, अब यहाँ 50 लाख की भीड़ है तो ये तो निकल आएगा आसानी से। लेकिन मान लीजिए अगर 100 स्टूडेंट होते और 100 स्टूडेंट में आपको निकालना होता कि 100 स्टूडेंट 4 शिफ्ट में पेपर देंगे तो 25-25 स्टूडेंट दे रहे हैं। अब मान लीजिए उस 25 स्टूडेंट की शिफ्ट में जो पहली शिफ्ट में दिए उसमें सारे इंटेलिजेंट बच्चे थे और दूसरी जो शिफ्ट में दिए वो इंटेलिजेंट नहीं थे, तो उनका जो है स्कोर कम हो जाएगा। तो उसको सरल मान लेंगे हम, उसको जो है ज्यादा नंबर दे देंगे। तो इस केस में ये गलत भी हो सकता है, लेकिन ये रेयर केस में गलत होगा क्योंकि जब कम स्टूडेंट का सर्वे होता है और ऐसा जरूरी नहीं है कि एक ही शिफ्ट में सारे इंटेलिजेंट बच्चे बैठ जाएं। तो इस तरीके से किसी का किसी शिफ्ट में है किसी शिफ्ट में है, पूरा रेशियो लेकर के सरल और जो है कठिन का निर्धारण कर लिया जाएगा। और वहीं से भी नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला होता है उस पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको सीधा समझना, वो फार्मूला समझ में नहीं आएगा। फार्मूले में यही होता है कि टॉप 1% का औसत निकाला जाता है और फिर उसी में गुणा भाग करके जो फार्मूला है वो लगा देते हैं। तो ये मानिए अगर आपका पेपर हार्ड आया है तो उसमें जो इंटेलिजेंट होंगे या जो एवरेज स्टूडेंट होंगे उन सब का जो है देखा जाएगा कितना उन्होंने परफॉर्म किया है। तो उसी आधार पे इसका नॉर्मलाइजेशन का निर्धारण होगा, ना कि कोई ये निर्धारित करेगा कि ये मैथ का क्वेश्चन आया है तो इसका कोई पैमाना है ये ज्यादा हार्ड है। मान लीजिए कोई रेशियो का क्वेश्चन आया या प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आया तो उसको निर्धारित करने का कोई पैमाना नहीं है कि ये इतना हार्ड है या इतना सरल है। बस ये इसी आधार पर निर्धारित किया जाएगा कि जो उस स्टूडेंट ने परफॉर्म किया, उस टॉप जितने 1% स्टूडेंट ने परफॉर्म किया उस शिफ्ट में, उसी के आधार पे हार्ड और जो है सरल का निर्धारण किया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपका नॉर्मलाइजेशन होना है। तो अब ये दुआ करिए नॉर्मलाइजेशन में किसको फायदा होना है, किस शिफ्ट को होना है, ये तो हम बिल्कुल निर्धारित नहीं कर सकते, ना कोई निर्धारित कर सकता है। लेकिन जिस शिफ्ट में मान लीजिए आपकी शिफ्ट 17 की सेकेंड को है, उस शिफ्ट में भगवान से दुआ करिए सारे जो है बुद्धू लड़के बैठ जाएं, यानी कोई हाईली इंटेलिजेंट ना हो। अगर ऐसा हुआ तो उस शिफ्ट को बहुत फायदा होगा। अगर मान लीजिए कोई एक 25 लोगों का मैं उदाहरण देके दे रहा हूं, 25 लोग आपके 17 के फर्स्ट शिफ्ट में बैठे, 25 लोग सेकंड शिफ्ट में बैठे, ऐसे 18 में बैठे। तो मान लीजिए आपका 25 की सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था और 2500 लोग में 2-4 स्टूडेंट जो है हाईली इंटेलिजेंट थे, बाकी जो है एकदम नॉर्मल थे और बुद्धू टाइप के थे।
तो उस स्थिति में रेशियो उनका ज़्यादा भागेगा नहीं और नॉर्मलाइजेशन में उसी शिफ्ट को फायदा होगा। और मान लीजिए 25 लोग जो फर्स्ट शिफ्ट में बैठे वो काफ़ी हाईली इंटेलिजेंट थे, तो उनका स्कोर बढ़ गया, तो उसको लगेगा कि जो है बोर्ड को ये सरल पेपर आया था, इसी आधार पर इसका निर्धारण किया जाना है। लेकिन अब ये जो मैं आपको सरल भाषा में 25 लोगों का उदाहरण देकर समझा रहा हूँ, इसका मतलब ये मत समझिएगा इसमें कि मान लीजिए आपके शिफ्ट में सारे भोंदू स्टूडेंट बैठ गए तो हमको नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। 50 लाख की भीड़ है, इसमें जो है हर प्रकार के मिक्स कैंडिडेट होते हैं, तो इसलिए ये निकल आता है साफ साफ कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे मिलेगा। अब इसके अलावा और कोई इसमें जवाब नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे मिलेगा, न इसको कोई गणितज्ञ निकाल के बता सकता है कि इस शिफ्ट में नॉर्मलाइजेशन का फायदा किसे ज्यादा मिलेगा। वो तो पेपर हो जाएगा, जब औसत निकाला जाएगा तभी जो है कंफर्म होगा कि इस शिफ्ट में ज्यादा फायदा हुआ, यानी किस शिफ्ट के नंबर बढ़े हैं और किस शिफ्ट के नंबर घटे हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का कोई लेना देना नहीं आपके एग्जाम से। आप जो है मेहनत करके अपना एग्जाम दीजिए और स्कोर करिए अच्छा, भगवान चाहेंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। नॉर्मलाइजेशन के पीछे मत पड़िए। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करेंगे। जय हिंद साथियों।